हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 29th ऑफ जुलाई एंड 29th ऑफ जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड। तो बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के ऑक्शन के लिए तीन जो ब्लॉक्स है उसके ऑक्शन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रद्द किया है। तो उसी के बारे में है। मेनली क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स को हमें देखना है कि किसको कहते हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स जो है अगर हम देखें तो इसका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। प्लास्टिक मिस के ऊपर क्या है, प्लास्टिक से रिलेटेड जो एज अ पॉल्यूशन जो है वो कॉज होता है प्लास्टिक से, एंड क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स है, उसको क्या है कि एक आर्टिकल के अंदर जो है वो कवर किया गया है, तो वो हमने लिया है। ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक नया लॉ आया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उसको हम देखेंगे, उसके प्रोविजंस को भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखी गई हैं। फिर एक टर्म है कॉलर आईडी स्पूफिंग, ये हम देखेंगे कि ये होता क्या है। साथ ही साथ क्या है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये भी हम देखेंगे, और कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोरा और फौना के लिए, यानी कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज के ट्रेड के लिए क्या है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ अपेंडिक्स बनाया गया है, कुछ लिस्ट बनाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम लोग साइट कहते हैं। तो साइट्स क्या है, कौन कौन से लिस्ट को वो मेंटेन करता है, इसको हम देखेंगे। लास्टली एक साइंस एंड टेक के अंदर क्या है, एक टर्म है जिसको हम डार्क ऑक्सीजन कह रहे हैं। तो ये हम देखेंगे कि डार्क ऑक्सीजन होता क्या है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि सेंटर ने स्क्रैप किया है द ऑक्शन ऑफ 3 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। कौन कौन से वो हैं? सबसे पहला अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में है आपका सलाल आइमना लिथियम टाइटेनियम एंड बॉक्साइट ब्लॉक। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है, एक है आपका झारखंड के अंदर जिसको मुस्कानी या गारेरिया टोला बरवारी पोटैश ब्लॉक है। ये असल में पोटैश का ब्लॉक है झारखंड के अंदर। और लास्टली क्या है, ग्रेफाइट का ब्लॉक है तमिलनाडु के अंदर, जिसको कुरुंजाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक हम कह रहे हैं। तो याद रखना, एक है हमारा लिथियम टाइटेनियम और बॉक्साइट का ब्लॉक जम्मू एंड कश्मीर में, पोटैश का ब्लॉक झारखंड के अंदर, और ग्रेफाइट का ब्लॉक कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। तो इसको क्या है, स्क्रैप किया गया है एंड इनके ऑक्शन को एक तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे जिक्र जो है वो क्रिटिकल मिनरल से हो रहा है। तो बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग कहते हैं किसको है, सिंपली वो सारे एलिमेंट्स जो कि आज के डेट में मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उन सबको ही हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स कह सकते हैं। और ये क्रिटिकल मिनरल जो है वो क्या है, मेनली एक डर भी है, एक रिस्क भी है कि इनका सप्लाई चेन क्या है, डिसरप्ट जो है वो हो जाएगा। इन मिनरल्स का यूज़ जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, बैटरीज़ के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में हम सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन्स की बात करें, वहाँ पे भी यूज़ होता है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जैसे एंटीमनी हो गया, कोबाल्ट हो गया, गैलियम है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, निकल है, नायोबियम है, स्ट्रोंसियम है। साथ ही साथ ये क्या है, ये 22 असेस क्रिटिकल एलिमेंट्स में से जो है वो है, जो कि इंडिया के अंदर है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स में से है जो कि 22 असेस्ड है इंडिया के अंदर। मेनी ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड टू मीट द मैन्युफैक्चरिंग नीड्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज, हाईटेक इक्विपमेंट, एविएशन एंड नेशनल डिफेंस। अगर हम लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के मिनरल्स को रखा गया है। एक है आइडेंटिफाइड मिनरल्स, दूसरा है फर्टिलाइजर मिनरल्स। आइडेंटिफाइड मिनरल्स के अंदर लिस्ट के अंदर 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, जिसमें से एंटीमनी है, बेरिलियम है, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन एंड अदर्स। फर्टिलाइजर मिनरल्स में अगर हम देखें तो फॉस्फोरस है, साथ ही साथ पोटैश जो है, इनको भी रखा गया है। अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑक्शन की बात करें क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की, तो बिहार के अंदर क्रिटिकल में मिनरल्स में ग्लोकोनाइट हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया। गुजरात के अंदर क्रोमियम है, निकल है। झारखंड के अंदर ग्लोकोनाइट है, क्रोमियम है, पीजीई है, निकल है। उड़ीसा के अंदर ग्रेफाइट का है, निकल, कॉपर, ग्रेफाइट, मैंगनीज और है। तमिलनाडु के अंदर मोलिब्डेनम है, ग्रेफाइट है, मोलिब्डेनम है। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोकोनाइट है, क्रोमियम है, पीजीई है, निकल है। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम टाइटेनियम बॉक्साइट है। तो इसी को क्या है, एल्यूमिनियस
लैटेराइट्स हम कह रहे हैं, जो सॉइल में मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी को क्या है, होल्ड किया गया है या रद्द किया गया है। एक ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो तमिलनाडु के अंदर जो ग्रेफाइट वाला है वो, और साथ ही साथ झारखंड के अंदर जो है आपका, जो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो है पीजीई और निकल, इसका क्या है, इसका रद्द किया गया है। जैसे अगर हम देखें तो झारखंड में मेनली आपका पोटैश ब्लॉक है, सॉरी पोटैश ब्लॉक जो है उसको रद्द किया गया है। तो ये कंपोजिट लाइसेंस हो गया। दूसरा क्या है, माइनिंग लाइसेंस चाहिए होगा, तो अलग अलग लाइसेंस है या स्टेटस हम कह सकते हैं, इसको मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक हमारा आर्टिकल है प्लास्टिक मेस से रिलेटेड, कि जहाँ पे क्या है कि मेनली एफर्ट जो है वो इस बात के लिए लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो क्या है, मिनिमाइज किया जाए। साथ ही साथ अल्टरनेटिव जो है उसको भी खोजा जा रहा है कि प्लास्टिक का अल्टरनेटिव जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि लार्ज स्केल पे सिंपली हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि प्लास्टिक जो है हम बंद कर दें। जब तक अल्टरनेटिव हम सॉल्यूशन नहीं देंगे तो प्लास्टिक हम बंद नहीं कर सकते। जिस तरह जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स है, बैग्स है, उसका इस्तेमाल एब्रप्टली तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरे सब्स्टिट्यूट उसी लेवल के होने चाहिए, तभी तो हम रिप्लेस कर पाएंगे उसको। तो अल्टरनेटिव्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि भाई अल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कम से कम हो। क्योंकि प्रोडक्शन डिपेंड करता है आपके डिमांड पे, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा। तो अगर प्लास्टिक का डिमांड ही घट जाएगा, क्योंकि लोग क्या है स्विच कर लेंगे किस पे, अल्टरनेटिव्स पे, तो एक तरीके से उसको भी प्रमोट जो है वो किया जा रहा है। अगर हम प्रोड्यूसर्स मैंडेट की बात करें तो मेनली ये प्रोड्यूसर्स मैंडेट क्या है भाई, सिंपली हम कह सकते हैं ये प्रोड्यूसर्स को एक तरीके से, जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के, उनके पास एक मतलब मैंडेटरी हो जाता है कि वही क्या है कलेक्ट करेंगे जितना भी प्रोड्यूस उनके द्वारा क्या है प्रोड्यूस होगा। मतलब सिंपल एक मान लो कंपनी है वो 10 टन प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, उस पर मैंडेटरी है कि भाई वो जो वेस्ट निकलेगा 10 टन प्लास्टिक का, वो 10 टन प्लास्टिक ही होगा, क्योंकि डिग्रेडेबल तो है नहीं। उसको भी क्या है सॉर्ट आउट करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, वही होगा जो जिसने प्रोड्यूस किया है। मतलब प्रोड्यूसर्स मैंडेट की बात की जा रही है, कब तक, 2024 तक। एंड इंश्योर दैट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट बी रिसाइकल्ड एज वेल एज यूज्ड इन सब्सीक्वेंट सप्लाई। मतलब कुछ जो है वो क्या हो, मिनिमम परसेंटेज जो है वो रिसाइकल हो, बाकी क्या है वो आपका डिस्ट्रॉय हो या कलेक्ट जो है वो कर लिया जाए, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। Producers of plastic will be obliged to declare to the government via a centralized website how much plastic they produce annually। मतलब जो भी आपके प्रोड्यूसर्स है वो एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट पे क्या है आपके जो भी प्रोडक्शन नंबर्स है, फिगर्स है, उसको क्या है अपडेट करेंगे कि भाई एनुअली हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लास्टिक को। इसी के अनुसार क्या है ईपीआर सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। It has also specified a system whereby makers and users of plastic packaging can collect certificates called EPR certificates and trade in them। मतलब कि वो उसके बदले जितना प्रोड्यूस करेंगे एक तरीके से उनको बेनिफिट के रूप में समझो, कि रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको वो फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। EPR means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life। ठीक है, मतलब जब तक वो प्रोड्यूस का एंड नहीं होता है, लाइफ खत्म नहीं होता है, तब तक मेंटेनेंस का जिम्मेदारी किसका हो गया, जो जिसने प्रोड्यूस किया है। The certificates will help organizations in making up for their shortfall from other organizations that have used recycled content in excess of their obligation। मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो मान लो दोनों को 10-10 टन जो है वो रिसाइकल प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए बोला गया था। ठीक है कि आप 10-10 टन जो है वो यूज़ कीजिए। मान लो कंपनी ए वाला तो 10 टन यूज़ कर लिया, लेकिन कंपनी बी वाला क्या है 8 टन ही प्लास्टिक यूज़ किया, जबकि क्या है 10 टन वाला क्या है 12 टन मान लो यूज़ कर लिया। तो इसके पास एक्स्ट्रा +2 टन का क्या है ईपीआर आ गया, जिसको वो सेल आउट कर सकता है किसको, उस कंपनी को जिसने 8 टन, मतलब जो शॉर्टफॉल होगा 2 टन के लिए। बेसिकली ये ट्रेड हो गया किस चीज़ का, पॉइंट्स का हो गया कि भाई मैंने ज़्यादा अर्न कर लिया, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा भी बैलेंस हो गया। मतलब जो थ्रेशोल्ड रखना है उतना बैलेंस हो गया। फिर इसी में एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल की भी हम बात कर रहे हैं। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड सच एज मल्टी लेयर्ड मल्टी मटेरियल प्लास्टिक विल बी एलिजिबल टू बी सेंट फॉर एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल सच एज रोड कंस्ट्रक्शन वेस्ट टू एनर्जी वेस्ट टू ऑयल एंड सीमेंट केन्स। ठीक है, मतलब ज़्यादातर प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि यूज़ कर ले या फिर रिसाइकल कर लिया जाए।
कुछ ही प्लास्टिक जो है परसेंटेज में जहाँ पे एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल किया जाए, जैसे सड़क बनाने में हम कर सकते हैं या वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ये सारी चीज़ें। द मेथड्स ओनली प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको सीपीसीबी कहते हैं, विल बी परमिटेड फॉर देयर डिस्पोजल सॉरी। तो जो जो मेथड सीपीसीबी के द्वारा क्या है प्रिस्क्राइब होगा, उसी मेथड के थ्रू डिस्पोज किया जा सकता है, बाकी कोई मेथड के द्वारा जो है वो डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। फिर प्लास्टिक के पैकेजिंग के लिए भी क्या है कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे एक है रिजिड प्लास्टिक, दूसरा है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। रिजिड प्लास्टिक आर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट गिव easily when squeezed. Many are large bulky items like lawn chairs, buckets, toddler toys etc. तो रिजिड प्लास्टिक कैसे हो गया, जिसको मतलब जल्दी क्रश करके स्क्वीज नहीं किया जा सकता है, कि मोड़ नहीं दिया जाएगा, तो उसको हम लोग रिजिड प्लास्टिक कहेंगे। जैसे मान लो चेयर ले लो, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कैसे हो गए भाई, इट इंक्लूड्स पैकेजिंग ऑफ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, मोर देन वन लेयर विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक शीट्स एंड कवर्स मेड ऑफ प्लास्टिक शीट, कैरी बैग्स, प्लास्टिक सैचे और पाउचेज। तो ये सारे बैग्स वगैरह क्या हो गए आपके फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के अंदर आ गया। तो प्लास्टिक पैकेजिंग के आधार पे क्या है कैटेगराइजेशन भी किया गया है। अगर हम मल्टी लेयर प्लास्टिक की बात करें तो दे आर द प्लास्टिक विच हैव एटलीस्ट वन लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड एटलीस्ट वन लेयर ऑफ मटेरियल अदर देन प्लास्टिक। मतलब मल्टी लेयर में एक प्लास्टिक का लेयर होगा, एक मान लो कि टिन का लेयर है, तो ये क्या हो गया मल्टी लेयर प्लास्टिक हो गया। टारगेट बोला गया है कि भाई कंपनी जो है उनके पास टारगेट है कि 35% ऑफ द टारगेट को अचीव किया जाएगा 2021-22 तक, 70% अचीव करना है 22 से लेकर 23 तक, और 100% टारगेट का अचीव जो है वो करना है 2024 तक। 2024 के अंदर अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ दियर रिजिड प्लास्टिक विल हैव टू बी रिसाइकल्ड एज वेल 30% ऑफ दियर कैटेगरी 2 and 3 प्लास्टिक, ठीक है। मतलब 50% जो रिजिड प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल होगा आपका 2024 तक। एवरी ईयर यू विल सी प्रोग्रेसिवली हायर टारगेट, धीरे धीरे टारगेट को बढ़ा के क्या है कि बाकी सारे जो कैटेगरीज में भी है उनमें भी इंक्रीमेंट कर करके क्या है पहुंचाया जाएगा कि मैक्सिमम जो है वो रिसाइकल जो है वो कर लिया जाए। There are similar targets with slight variation for companies that use packaging material as well as import them. बाइंग ईपीआर सर्टिफिकेट, अब देखो यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईपीआर सर्टिफिकेट को बाई एंड सेल आउट किया जा सकता है। इफ एंटिटीज कैन नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन दे विल ऑन अ केस बाई केस बेसिस बी परमिटेड टू बाई सर्टिफिकेट्स। अलग अलग केस बेसिस पे मतलब उनको परमिशन दिया जाएगा सीपीसीबी के द्वारा कि भाई आप जो है वो सेल या बाई कर सकते हैं ईपीआर सर्टिफिकेट्स को। The CPCB will develop a mechanism for such exchanges on a centralized online platform. नन कंप्लायंस अगर होगा तो यहाँ पे फाइन भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड जो अगर हम देखेंगे कि जो फाइन है वो क्या है, एनुअल टारगेट अगर मीटअप नहीं होता है तो उस केस में फाइन होगा। और मतलब मेनली क्या है क्रेडिट जो है अचीव नहीं होता। मान लो कि 100 ईपीआर का क्रेडिट होगा, कितना मिनिमम अचीव करना है, अगर जिस कंपनी ने नहीं किया इतना क्रेडिट अचीव तो उस केस में क्या है कि उसको फाइन जो है वो भरने के लिए दिया जा सकता है, मतलब फाइन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो यही था हमारा जो प्लास्टिक से रिलेटेड पॉइंट था। इतना ही चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर जो है मोस्टली जो है हम कह सकते हैं कि वर्ड था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि साउथ अफ्रीका के अंदर नया लॉ आया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो South Africa has taken a significant step towards combating climate change with the recent signing of a comprehensive climate change bill by President साइरिल रामाफोसा। तो साइरिल रामाफोसा याद रखना साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ये इनका नाम है, ठीक है, रामाफोसा। अगर हम इसको देखें तो इस लेजिस्लेशन यानी कि इस बिल के कारण क्या क्या चीजें होंगी, तो इट मैंडेटरी imposes emission curbs on large fossil fuel heavy industries and require climate adaptation plans from towns and villages aligning the country's effort with its commitment under the Paris Agreement। तो क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर साउथ अफ्रीका ने एक तरीके से प्लेज लिया कि भाई हम जो है वो क्या है वो फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करेंगे, एमिशन को कंट्रोल करेंगे, तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है मतलब उसी से अगर हम देखें उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये लॉ जो है वो लेके आया गया है साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट के द्वारा। अगर हम एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स की बात करें तो प्राइमरी फीचर जो है इस लॉ का यही है कि ये मैंडेटरी क्या है एमिशन रिडक्शन जो है वो मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे जो है वो इम्पोज करेगा कि भाई आप जो है इंडस्ट्री ये है मान लो स्टील इंडस्ट्री हो गया,
या जो पावर प्रोड्यूसिंग या पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री है उन पे, कि भाई आप जो है वो क्या है कि एमिशन जो है उनको कंट्रोल करें। This is crucial for South Africa, which relies heavily on coal for electricity generation and is one of the top 15 greenhouse gas emitters. देखो यहाँ पे कि साउथ अफ्रीका के लिए ये लेजिस्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका उन कंट्रीज में से है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मेजरली रिलाई किया जाता है किस पे, कोल बर्निंग मतलब थर्मल पावर प्लांट्स पे। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड के टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर कंट्री में भी शुमार है, ठीक है, या शामिल है। द बिल एम्स टू सिस्टमैटिकली लोअर दीज एमिशंस, हेल्पिंग द कंट्री मीट इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉप के समय सारे कंट्री जो भी है उनके पास ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है कि भाई हम जो है वो जो भी मान लो एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, या जो भी जो फैसला लिया जाता है कि भाई हम जो है टारगेट को अचीव करेंगे, तो ये क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस इन्हें हम कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं एनडीसीज। तो एनडीसीज है क्या, हर कंट्री वॉलंटरली क्या है, जरूरी नहीं कि सारे कोई जो है वो उनको मतलब ये कंट्रीब्यूशन देना ही है, लेकिन जैसे इंडिया ने भी एक एनडीसी जो है वो दिया कि भाई 2030 तक क्या है कि हम जो है वो 50% जो प्रोडक्शन जो है एनर्जी का वो किससे कर रहे होंगे, वो आपका रिन्यूएबल सोर्सेज से कर रहे होंगे, ठीक है, ये तो हो गया। प्लस रिन्यूएबल सोर्सेज में भी क्या है कि सोलर से 500 मेगावाट जो है, सॉरी गीगावाट जो है प्रोडक्शन जो है वो कर रहे होंगे। तो सिंपल सा चीज़ है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, वॉलंटरी बेसिस पे है। Climate adaptation plans. The legislation requires towns and villages to develop and implement climate adaptation plans. These plans will help communicate, prepare for, and mitigate the impacts of climate change, ensuring resilience and sustainability. मतलब बेसिक चीज़ क्या है कि इस लेजिस्लेशन के द्वारा तो मेनली क्या किया जा रहा है कि कर्व किया जा रहा है, या जो भी एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, उनको रिड्यूस करने का टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है। मेनली चीज़ यही है। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड अप्रूवल की बात करें, तो ये बिल जो है साउथ अफ्रीकन नेशनल असेंबली के द्वारा जो है नवंबर 2023 के अंदर ही क्या है आपका अप्रूव जो है वो हो चुका था। दिस अप्रूवल केम अमिड ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रेशर ऑन साउथ अफ्रीका टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो ये मेनली बिल लाया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका पे वेस्टर्न कंट्रीज एक तरीके से क्या कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे कि भाई आप जो है वो क्या है वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करिए और स्विच करिए अपने कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनको रिन्यूएबल पावर प्लांट्स में कन्वर्ट करिए, यानी कि जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे वो क्या है डिक्रीज करे। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें इस लॉ की, तो साउथ अफ्रीका रिलायंस ऑन कोल हैज़ मेड इट अ मेजर एमिटर ऑफ जीएचजीज, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का मेजर एमिटर यहाँ पे है ही कि टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर के अंदर साउथ अफ्रीका है। 2017 के अंदर नेट एमिशन जो है वो 512 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू मेट्रिक CO2 एमिशन, अ 14% इंक्रीज फ्रॉम 2000 मतलब 2000 से लेके 2017 तक 17 साल के अंदर क्या है 14% जो है वो इंक्रीमेंट हमें एमिशन के अंदर देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एमिशन फेल टू 405 मेट्रिक टन इन 2022, तो कोरोना के चलते क्या है घट गया था एमिशन 512 से 405 तक घट गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या है इंक्रीज होने लगा। एज एन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, साउथ अफ्रीका फेसेस इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है साउथ अफ्रीका की, तो वेस्टर्न कंट्रीज बार बार क्या है प्रेशर बना रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो स्विच करे फॉसिल फ्यूल से, क्या है मतलब ट्रांजिशन जो है वो करे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। This law is a step towards balancing economic needs with environmental responsibilities. अगर हम साउथ अफ्रीका के स्टेप्स की बात करें टुवर्ड्स एमिशन रिडक्शन, तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट एनडीसी जो है वो सबमिट किया गया था 2016 के अंदर, फिर अपडेटेड वर्जन जो है सबमिट किया गया 2021 के अंदर। द अपडेटेड एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ इसके द्वारा क्या है साउथ अफ्रीका ने एक तरीके से कमिटमेंट किया है कि भाई हम जो है वो क्या है 31% तक रिडक्शन करेंगे 2025 तक, और जो टारगेट है हमारा 398 से लेके 510 मेट्रिक टन को जो है वो अचीव करेंगे। फर्दर क्या है 2030 तक आते आते इसको भी 350 से लेके 420 मेट्रिक टन तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो अचीव किया जाएगा।
The NDC outlines a just a transition approach focusing on sustainable job creation away from fossil fuel dependent industries. मतलब कि एनडीसी ये भी है कि भाई हम जो है वो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को बंद करेंगे, तो उनमें जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी तो ट्रांजिट कराना पड़ेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जो लोग एम्प्लॉयड है आपके उन सेक्टर्स में जहाँ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बंद किया जा रहा है, तो जब उससे ट्रांजिशन किया जाएगा तो उन लोगों को भी स्किल जो है वो मतलब उनके स्किलिंग पे भी काम करना पड़ेगा, ताकि वो जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो है वो स्विच कर पाए और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो देख पाए। साउथ अफ्रीका एम्स टू, अच्छा यहाँ पे देखो, इट टारगेट सेक्टर्स सच एज, कौन कौन से सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनर्जी है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वेस्ट मैनेजमेंट है, एस्टिमेटिंग एन एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ $8 बिलियन बाई 2030 टू अचीव दीज गोल्स। मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो $8 बिलियन का है कि भाई साउथ अफ्रीका इन गोल्स को जो है, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उनको अचीव कर पाए। साउथ अफ्रीका एम्स टू रीच नेट जीरो एमिशन 2050 तक एम किया है, एज आउटलाइन इन इट्स लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सबमिटेड इन 2020। तो 2020 के अंदर ये स्ट्रैटेजी उन्होंने सबमिट किया था साउथ अफ्रीका के द्वारा, जिसमें बोला गया कि भाई हम जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन जो है अचीव करेंगे 2050 तक। द प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क रिलीज इन 2022 एम्स टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एट द नेक्सस ऑफ क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, एनेबलिंग डीप जस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट्स। ठीक है, तो मेनली क्या है कि ये जो फ्रेमवर्क है जो कि 2022 तक में रिलीज़ हुआ था, इसका मेन एम क्या है कि कैसे जो है वो क्लाइमेट एक सस्टेनेबल हम कह सकते हैं अप्रोच किया जा सकता है कि क्लाइमेट में भी एमिशन कम हो, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, मतलब ट्रांजिशन जो है वो अच्छे ढंग से हो पाए। तो इसमें इतना ही दिया हुआ था। नेक्स्ट जो है वो है कॉलर आईडी स्पूफिंग से रिलेटेड। तो क्यों न्यूज़ में, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो स्पूफ कॉल्स है यानी कि जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कॉलर आईडी स्पूफिंग कहते किसको है? ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे क्या है फ़ोन नंबर को फॉल्सिफाई कर दिया जाता है, दैट अ कॉल अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, मतलब जो भी कॉल है, जैसे हम सिंपल ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हो वहाँ पे स्पैम करके फ़ोन आता है या जो भी रेड करके फ़ोन आता है, तो कॉलर आईडी स्पूफिंग यही है कि जो आदमी उसको करेगा तो मेरे फ़ोन पे वो रेड में या स्पैम में वो नंबर नहीं आएगा, वो एक लेजिट कॉल की तरह क्या है नज़र आएगा, यानी कि लगेगा कि कोई इंसान जो है वो उसको कर रहा है जो कि सही है, कोई स्पैमर नहीं है। तो इसी को कॉलर आईडी स्पूफिंग कहते हैं। It is relatively easy to perform and has been used by enthusiast telemarketers as well as fraudster. यूजेस एंड रिस्क की अगर बात करें तो मेनली ये क्या है, शील्ड कर रहा है आइडेंटिटी को, यानी कि जो इंडिविजुअल कॉल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग स्पूफ्ड कॉलर आईडी एक्सप्लॉइट द ट्रस्ट एसोसिएटेड विद द फैमिलियर नंबर्स टू कैरी आउट सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। मतलब सिंपल सा चीज़ है कि एक ट्रस्ट के थ्रू, क्योंकि जब एक वैसा नंबर से कॉल आ रहा है तो कोई भी आदमी क्या है उठा लेता है कि भाई ये तो मेरे नोन का कॉल होगा, लेकिन वो असल में क्या है एक स्पैम कॉल रहता है। सर्कमवेंटिंग कॉल ब्लॉकिंग स्पूफिंग हेल्प्स बाईपास स्टैंडर्ड कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। तो स्पूफिंग के थ्रू क्या होता है, अगर कॉल कॉल ब्लॉक भी है स्पैम को लेके तो वो क्या है फिर भी कॉल आ जाएगा, क्योंकि कॉल जो है वो बाईपास कर देता है। मतलब जो ब्लॉकिंग है, सिंपल जो ब्लॉकिंग होता है फ़ोन नंबर ब्लॉकिंग, उसको कॉलर आईडी स्पूफिंग एक तरीके से बाईपास करता है। एक्सप्लॉइटिंग आईवीआर सिस्टम, इट कैन बी यूज टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम में भी क्या है उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकता है ये। लीगल स्टेटस की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर कॉलर आईडी स्पूफिंग जो है वो क्या है, वो लीगल भी है। और यहाँ तक अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनी जो है ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे इसमें पहला जो कमर्शियल सर्विस था वो 2004 के ही अंदर लॉन्च हुआ था। फिनेंशियल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को रेवेन्यू का लॉस होता है, यूजर्स फेस फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू स्कैम कॉल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फेसेस डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इन्वॉल्विंग स्पूफ्ड आईडीज़। तो स्पूफ्ड आईडीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा तो जो पुलिस वगैरह है उनको भी क्या है केस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। टेक्निकल एंड रेगुलेटरी एफर्ट्स में देखा जाए तो क्या क्या रेगुलेटरी एफर्ट जो है वो लगाया जाता है या टेक्निकल एफर्ट। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशंस यूनियन, जिसको आईटीयू कहते हैं, इन्होंने पब्लिश किया टेक्निकल रिपोर्ट इन 2021
रिकमेंडिंग PKI बेस्ड ऑथेंटिकेशन टू काउंटर स्पूफिंग। तो बेसिकली क्या है कि जो ITU है उन्होंने एक तरीके का क्या है कि जो स्पूफिंग है उसको काउंटर करने के लिए क्या है एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लेके आए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ट्राई कहते हैं, रिकमेंडेड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन टू डिस्प्ले कॉलर नेम्स बेस्ड ऑन KYC डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो ट्राई है उन्होंने एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया कि जो भी KYC इंफॉर्मेशन है उस बेसिस पे नाम जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है। 2022 कंसल्टेशन पेपर एक्नॉलेज द प्रॉब्लम बट लैक्स अ डिटेल प्लान फॉर टैकलिंग कॉलर ID स्पूफिंग। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको DOT कहते हैं, मई 2024 के अंदर इन्होंने एक सिस्टम को डिवाइस किया ताकि आइडेंटिफाई कर सके ब्लॉक्ड इंटरनेशनल कॉल को विथ मैनिपुलेटिंग कॉल लाइन आइडेंटिटी, यानी कि CLI। ठीक है। मतलब जो इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं, स्पैम कॉल्स, उनको ब्लॉक करने के लिए ये DOT के द्वारा क्या है सिस्टम जो है डिवाइस किया गया। इन्होंने ही इशू किया डायरेक्शंस टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू प्रिवेंट सच कॉल्स, दो द इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर अनक्लियर। ठीक है। तो कितना इफेक्टिव है ये चीज़ क्या है, अनक्लियर है अभी तक। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कॉलर ID स्पूफिंग की, तो कंज्यूमर्स के लिए यही हो गया कि स्पैम कॉल या फ्रॉड कॉल जो होते हैं या आते हैं उनमें क्या है उनके नंबर में रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन होगा फ्रॉड रिलायंट ऑन फॉल्स कॉलर ID रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है। मतलब जो भी फॉल्स कॉलर ID रिप्रेजेंटेशन होता है कि कॉलर ID को ही फॉल्सिफाई कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या है एलिमिनेट होगा। टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स की बात किया जाए तो जो रेवेन्यू है, जो लॉस होता है स्पूफिंग के द्वारा, वो क्या है बचेगा। गवर्नमेंट एंड पब्लिक की बात करें तो रेवेन्यू जो होगा वो इंक्रीज़ होगा इकोनॉमी के अंदर। पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगा क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी क्या होंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो इसमें इतना ही था, कॉलर ID स्पूफिंग यही है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कि साइट्स ने जो नॉर्म्स है अगर वुड के लिए, उस अगर वुड के एक्सपोर्ट के लिए वो क्या है वो डिक्रीज़ किया है, मतलब उसको, मतलब अगर हम देखें तो ईज़ किया है, सॉरी ईज़ किया है, मतलब आसान बनाया है। ताकि इससे होगा क्या कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फार्मर्स है अगर वुड की जो खेती करते हैं उनको क्या है लाखों में जो है वो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जिक्र हुआ है साइट्स का, तो हम साइट्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो साइट्स है क्या भाई? सिंपली हम कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको साइट्स कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन अदर वॉलंटरली। मतलब ये वॉलंटरी बेसिस पे है, कोई मैंडेटरी नहीं है साइट्स। ठीक है। मतलब जो भी कंट्रीज़ है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटरली बेसिस पे क्या है इसको, इससे मतलब एडर करती है, इसको फॉलो करती है। साइट्स वाज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एज अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN का मीटिंग हुआ था उनके मेंबर्स का, और उन्होंने ही क्या है एक रेजोल्यूशन के थ्रू अडॉप्ट किया था साइट्स को 1963 के ही अंदर। साइट्स एंटर्ड इनटू फोर्स जुलाई 1975 में क्या है एंटर हुआ, 63 में अडॉप्ट हुआ था। ठीक है। रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था लेकिन 1975 में क्या है ये फाइनली एंटर होता है। आज के डेट में देखें तो 184 पार्टीज़ है, जिसके अंदर 183 क्या है कंट्रीज़ है और एक क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के रूप में। ठीक है, याद रखना यूरोपियन यूनियन। एम की अगर हम बात करें तो इट इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है। मतलब मेन चीज़ क्या है कि एम है यही कि इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान जो भी वाइल्ड स्पीसीज़ है, चाहे वो फ्लोरा के हों या वो फोना के हों, उनके सर्वाइवल पे कोई थ्रेट जो है वो ना बन पाए। ठीक है। साइट के सेक्रेटरीट की बात किया जाए तो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द UNEP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विच इज़ लोकेटेड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के ही अंदर क्या है साइट्स का सेक्रेटरीट लोकेटेड है। ठीक है। इट प्लेज अ कोऑर्डिनेटिंग एडवाइजरी एंड सर्विसिंग रोल इन द वर्किंग ऑफ द कन्वेंशन, दैट इज साइट। मतलब एडवाइजरी है, कोऑर्डिनेशन और सर्विसिंग रोल निभाता है कौन, UNEP। ठीक है। और UNEP के ही अंदर क्या है अगर हम देखें तो साइट्स का सेक्रेटरीट है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसको कॉप कहते हैं, टू साइट्स इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन एंड कंप्राइजेस ऑल इट्स पार्टीज। मतलब COP जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वही क्या है जो हम कह सकते हैं सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी वही है जो कि COP है, यानी कि कॉप है।
अगर हम फंक्शंस की बात करें इस कन्वेंशन यानी कि साइट्स की बात करें, तो मेनली क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्पेसिमेंस का हो, सेलेक्टेड स्पेसीज का, टू कंट्रोल सर्टेन कंट्रोल्स, मतलब एक हद तक ही क्या है जो ट्रांसफ़र हो या ट्रेड हो, या ट्रेड तो मेनली हम नहीं कह सकते, मेन क्या है कि ट्रांसफ़र ही कह लो, कि एक जगह से दूसरे जगह क्या है ट्रांसशिपमेंट जो है वो स्पेसीज़ का किया जाए, वाइल्ड स्पेसीज़ का, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो। All import, export, re-export, introduction from the sea of species covered by the convention has to be authorized through a licensing system. हर पार्टी जो है to the convention must designate one or more management authorities in charge of administering that licensing system, and one or more scientific authorities to advise them on the effects of trade on the status of the species. मतलब इस कन्वेंशन के द्वारा जितने भी पार्टीज होंगे सबके पास मैंडेटरी होगा कि एक क्या है मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इंचार्ज में बनाया जाए, ताकि जो ट्रांसफ़र हो, लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। साथ ही साथ एक साइंटिफिक अथॉरिटी भी बनाया जाए, ताकि जो भी मान लो ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेड होगा, तो उस केस में बोला जा सकता है कि साइंटिफिकली वो चीज़ सही है कि नहीं है, इसको जज करने के लिए, ठीक है, या इसको इसको इसका क्या ही इफेक्ट होगा उसके बारे में बताने के लिए। Appendices 1, 2, and 3 to the convention are list of species afforded different levels or types of protection from over exploitation। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए एक्चुअली जैसे IUCN का हम कहते नहीं है कि रेड डाटा लिस्ट जो है वो मेंटेन किया जाता है, तो उसी तरह साइट्स में अपेंडिक्स जो है वो मेंटेन होता है 1, 2 एंड 3। तो वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। सबसे पहला अगर हम देखें तो अपेंडिक्स फर्स्ट है, इसके अंदर मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स है और प्लांट्स है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गोरिल्ला है, सी टर्टल है, मोस्ट लेडी स्लिपर, ऑर्किड, जायंट पांडाज है। करेंटली 1082 स्पेसी जो है वो इसके अंदर लिस्टेड है। दे आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन एंड साइट्स प्रोहिबिट्स इंटरनेशनल ट्रेड in specimens of these species except when the purpose of the import is not commercial, for instance for scientific research। मतलब अपेंडिक्स फर्स्ट में कोई भी ट्रेड क्या है अलाउड है ही नहीं। मतलब कोई भी ट्रेड जो है अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं, हाँ साइंटिफिक पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक, कोई भी वहाँ पे मॉनेटरी गेन और लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा मतलब कोई भी मॉनेटरी चीज़ें क्या है इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर 1082 स्पेसीज प्रेजेंट है। अपेंडिक्स टू में देखा जाए तो इसमें वो स्पेसीज है जो नेसेसरली अभी तो थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन थोड़े समय में हो सकता है अगर ट्रेड जो है वो क्या है क्लोजली कंट्रोल ना किया जाए तो। ज़्यादातर साइट्स की जो स्पेसीज है वो इसी अपेंडिक्स के अंदर है, जिसके अंदर अमेरिकन अमेरिकन जिनसेंग है, पैडल फिश है, लायंस है, अमेरिकन एलिगेटर्स है, महोगनी है, मेनी कोरल्स है। करंटली यहाँ पे 37,420 स्पेसीज जो है वो लिस्ट किया गया है। अपेंडिक्स 3 के अंदर क्या है, इसमें वो लिस्ट ऑफ स्पेसीज है at the request of a party that already regulate trade in the species and that needs cooperation of other countries to prevent unsustainable और illegal exploitation। मतलब पार्ट 3 के अंदर वो वही हम कह सकते हैं कि स्पेसीज पहले से ही है जिसका ट्रेड तो किया जा रहा है, लेकिन जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो एक तरीके से ये इंश्योर करे ताकि जो भी स्पेसीज का ट्रेड किया जा रहा है वो क्या है अनसस्टेनेबल ना हो जाए। इसके अंदर देखा जाए तो मैप टर्टल्स है, वॉलरसेस है, केप स्टैक बीटल्स है। करंटली 211 स्पेसीज है। तो सबसे ज़्यादा किस में है अपेंडिक्स 2 में, फिर अपेंडिक्स 1 में, सबसे कम किस में है अपेंडिक्स 3 में। International trade in specimens of species listed in this appendix is allowed only on presentation of the appropriate permits or certificates। मतलब इस अपेंडिक्स 3 के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो अप्रोप्रिएट परमिट्स और सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के बाद ही। स्पेसीज may be added or removed from appendix first and second or move between them only by the conference of the parties। मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में मूव करना या ऐड करना या रिमूव करना वो सब क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहीं पे जिक्र है डार्क ऑक्सीजन का, क्योंकि डार्क ऑक्सीजन जो है डिस्कवरी कुड इंस्नार्ल डीप सी माइनिंग। ठीक है, तो डार्क ऑक्सीजन जो है वो है क्या। सिंपली कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन
जो कि कंप्लीट डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है हजारों फीट नीचे बिलो द ओशन सरफेस, इसी को डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। अभी तक माना जाता था कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही क्रिएट हो सकता है, जो कि सनलाइट के अंदर जो है वो होता है। ओशियानिक प्लैंकटन, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, एल्गी, some bacteria are the primary elements attributed to the production of oxygen in the ocean. All these organisms are capable of photosynthesis. जो भी प्रोडक्शन होगा at such depth is thought to be impossible because there isn't enough sunlight for plants to do photosynthesis. तो इतनी गहराई में होता क्या है कि जैसे जैसे सनलाइट नीचे जाता है तो एक लेवल के बाद जो हमारा ओशंस है या सीज है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी सनलाइट जो है वो नहीं पहुंचता। और हम अभी तक मान भी रहे थे कि भाई सनलाइट के द्वारा ही क्या है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो ओशियन बेड तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, यानी कि ऑक्सीजन नीचे जो है वो होना नहीं चाहिए। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन जो है वो क्या है प्रोड्यूस प्लांट से नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से होता है, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है जैसा कोल जैसा ही होता है। जैसे लम्प्स ऑफ कोल होते हैं बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में, वैसे ही पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के रूप में क्या है प्रेजेंट होता है सी बेड पे। उसी से क्या है ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो नोड्यूल है ये मेनली क्या है मेटल से बने हुए हैं, जैसे इसके अंदर मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, लिथियम है। एंड इट कैन जनरेट ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे वाटर स्प्लिट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जिसके द्वारा क्या है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अगर हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की बात करें तो ये क्या है मैंगनीज नोड्यूल्स है बेसिकली, जो कि स्मॉल राउंडेड एक्रेशंस, एक्रेशंस हम लोग कहते हैं डिपोजिशन को, ठीक है, ऑन द सी बेड ऑफ द डीप ओशन फ्लोर। ये जो नोड्यूल्स है ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स के बने हुए हैं और मिनरल्स के, जिसमें मैंगनीज है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ट्रेसेस ऑफ अदर वैल्यूएबल एलिमेंट्स है जैसे प्लैटिनम है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, लिथियम है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फॉर्म थ्रू अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जो कि हजारों साल लगते हैं, मतलब हजारों क्या लाखों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। दे डेवलप अ कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस विच कैन बी अ शेल फ्रैगमेंट, अ शार्प टूथ, अ पीस ऑफ बेसल्टिक रॉक। मतलब जो भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो बीच में जैसे मोती बनता है ना, निकर जिसको हम कहते हैं, तो एक्चुअली क्या है सैंड चला जाता है उसके चारों तरफ, मोती जो है वो डिपॉजिट करता चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स है वो शार्प टूथ के अराउंड या पीस ऑफ बेसल्टिक रॉक के अराउंड या कोई शेल होगा उसके अराउंड क्या है कि आपका ये पॉलीमेटालिक ग्रैन्यूल्स या नोड्यूल्स के रूप में फॉर्म करता है। द लेयर्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड, मेनली इसी दोनों का बना होता है, साथ ही साथ कुछ और भी अदर एलिमेंट्स होते हैं। These metals are really important for the production of lithium ion batteries used in the electric vehicle batteries, mobile phone, wind turbines and solar panels. तो mainly lithium ion battery production में polymetallic granules का काफ़ी important role है। दे आर मेनली फाउंड इन द नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के अंदर पाया जाता है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर और नॉर्दर्न इंडियन ओशियन के अंदर। इट इज सेड दैट देयर मे बी इनफ पॉलीमेटेरियलिक नोड्यूल्स इन एन एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशियन कॉल्ड द, मतलब एक एरिया बोला गया है पैसिफिक ओशियन के अंदर जिस एरिया का नाम है आपका यहाँ पर क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। तो क्लिपर्टन जोन, सॉरी, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जो है वो हमारा कहाँ पे है पैसिफिक ओशियन के अंदर है। और यहीं पे माना जाता है कि इतना ज़्यादा पॉलीमेटेलिक ग्रैन्यूल्स है कि कई एक दशकों तक क्या है जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसको क्या है पूरा कर सकता है। इतना ज़्यादा पॉलीमेटेलिक ग्रैन्यूल जो है वहाँ लोकेटेड है। तो इतना ही था हमारा आज के इस पेपर के अंदर। तो थैंक यू सो मच। एंड इस सेशन के पीडीएफ को आप हमारे इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अननोन आईएएस, ये इसका यूज़र नेम है।